पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सब के अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो किसी से भी सब्जेक्ट से, तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ नाम तो याद कर लेते हैं, एप्लीकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल क्या डिफाइन करता है, तो सब मिक्स हो जाता है। सोचिए एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डिसिप्लिन हो, यूनिटी हो, टीम वर्क हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या होगा? और जहाँ ये तीनों ही चीज मिसिंग हो, क्या वो चल सकती है? आज हम प्रिंसिपल्स को सिंपल एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। आप ये मैनेजमेंट में, यूजीसी नेट में, यूपीएससी में, स्टेट एग्जाम्स में, तो कोई भी फील्ड से दे रहे हो, आपसे पूछा जाता है, चाहे पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट से दे रहे हो, या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दे रहे हो। तो वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। हेनरी फ्यूल 1841 में इनका बर्थ हुआ था और 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। ये फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे और इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी कहा जाता है। ये प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी आप यूज कर सकते हो इनको। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रिंसिपल वन क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क, कि काम को स्पेशल टास्क में बांट देना, ताकि जिसकी जो स्पेशलिटी है वो काम कर ले। इन इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्सपर्टाइज बढ़ती है। जैसे टीचर टीचेस वन सब्जेक्ट ओनली, अगर एक टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने को दे दिया जाए, तो आप सोच रहे हो कि क्या वो जस्टिस कर पाएगी हर सब्जेक्ट से? क्योंकि उसका भी तो कोई स्पेशल सब्जेक्ट होगा जिसको सिर्फ वो पढ़ा सकती है। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। देन प्रिंसिपल टू आता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है? राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी आपके पास, अधिकार है आपके पास कि आप ऑर्डर दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि जो आपको ऑर्डर्स मिले हैं उनसे काम करना, ड्यूटी टू परफॉर्म वर्क। दोनों एक साथ जाने चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सिर्फ अथॉरिटी होगी तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो भी काम नहीं चलेगा। जैसे मैनेजर के पास पावर तो है कि वो ऑर्डर दे सकता है, बट अगर कोई काम गलत होता है तो अकाउंटेबिलिटी भी उसकी ही होनी चाहिए। जो काम कर रहा है उसकी नहीं होगी, जो ऑर्डर दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। प्रिंसिपल थर्ड, डिसिप्लिन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुशासन। तो जो ओबीडियंस टू रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, जो भी रूल्स बनाए एक ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, सबको ओबीडियंस करना, सबको पालन करना, सबको मानना। इससे इसके लिए एक गुड लीडरशिप की भी जरूरत होती है, जो आपको ये रूल्स बताए, आपको फॉलो करवाए, मोटिवेट करे। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे ऑफिस में पंक्चुअलिटी, एक टाइम से आना होता है, एक टाइम से जाना होता है, टाइम पे लंच ब्रेक होता है, किस टाइम पे काम होता है, तो ये सब कुछ एक डिसिप्लिन के अंडर आता है। देन फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। वन एम्प्लॉय वन सुपीरियर, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। इससे क्या है? कंफ्यूजन, मतभेद, कन्फ्लिक्ट सब अवॉइड करे जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कि आपने जो भी काम किया वो एक मैनेजर को ही रिपोर्ट करोगे। अगर आप कुछ चार मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़े तो शायद आप काम कर नहीं पाओगे। तो एक एम्प्लॉय के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए। देन आता है प्रिंसिपल फाइव, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में और यूनिटी ऑफ कमांड में। कमांड आप समझते हो कि ऑर्डर एक ही बॉस से लेना है। आप याद रखना, कमांड मीन्स ऑर्डर लेना है एक ही बॉस से। तो एक बॉस, एक एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का एक बॉस। देन आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए। अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाकर एम्प्लॉइज को लीनियंसी दे दी कि ये चार तरीके हैं इस काम को करने के, आपका मन करे वो कर लो,
अब एम्प्लॉइज कोई 1 पे काम कर रहा है, कोई 4 पे काम कर रहा है, काम होगा ही नहीं। एक ऑब्जेक्टिव है और उसका एक ही प्लान होना चाहिए, मतलब हम डायरेक्शन एक रखें। वन हेड फॉर वन एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी के लिए एक हेड होगा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव है, एक प्लान बनाया और एक काम एक पर्सन कर रहा है। एग्जाम्पल, वन प्रोजेक्ट अंडर वन मैनेजर, एक मैनेजर के अंडर एक प्रोजेक्ट है, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। वो मैनेजर एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, उसका एक प्लान बनाएगा और किसी एक स्टाफ के पर्सन को वो काम करने को बोलेगा। बट यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक पर्सन को रिपोर्ट करना है, बट एक ही बॉस को रिपोर्ट करना है। तो कमांड मीन्स जहां से उसको ऑर्डर मिले उसको वो वहीं पे रिपोर्टिंग करे। पर डायरेक्शन क्या है कि अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्शन दिखाए, रास्ता दिखाए। तो रास्ता कौन दिखाता है? एक मैनेजर होना चाहिए उसके लिए, वो एक प्लान करे और एक एक्टिविटी के लिए एक टीम बनाए या एक हेड घोषित कर दे, मतलब उनका जो भी सुपीरियर एम्प्लॉई है उसको वहां पर लगा दे, तो वो एक डायरेक्शन में काम होता रहेगा। प्रिंसिपल 6 क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? हमारे पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनको हमेशा सेकेंडरी रखना, हमेशा सबऑर्डिनेशन में रखना, मतलब नीचे रखना। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पहले आने चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी होने चाहिए। ये पर्सनल इंटरेस्ट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर हावी नहीं होने चाहिए, कभी भी उनसे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे ऑफिशियल वर्क पहले करना है अपने पर्सनल प्रॉफिट से भी, मतलब आप ऑफिस में आप सैलरी लेते हो, आपका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के काम को आप पहले करो, अपने पर्सनल काम करने नहीं आए हो ऑफिस में। तो अपने इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेशन में रखना मींस सेकेंडरी रखना, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना। देन आता है प्रिंसिपल 7, रीन्यूमरेशन मींस सैलरी, मींस वेजेस, मींस इंसेंटिव्स जो भी आपको मिल रहे हैं, तो ये फेयर और सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए। इतने होने चाहिए कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके। जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपको कम भी मिल रहे हैं बट सबको उस काम के लिए उतना ही मिल रहा है तो आप सेटिस्फाइड हो। बट सेम ही काम के लिए किसी को 50 रुपीज मिलते हैं, किसी को 500 रुपीज मिलता है, तो आप उस हालत में काम नहीं कर पाओगे, ना ऑर्गेनाइजेशन आपसे काम करवा पाएगी। तो सेटिस्फैक्टरी वेजेस होनी चाहिए। देन आता है प्रिंसिपल 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी का, बैलेंस ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। डिसीजन जो है वो सारे टॉप लेवल पे, ऑल लेवल पे होने चाहिए। मतलब बैलेंस ऑफ अथॉरिटी सेंट्रलाइजेशन में है कि जिसके पास पावर है सिर्फ वही डिसीजन लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? हर लेवल पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? टॉप लेवल का काम होता है मेजर डिसीजंस लेना, वो सेंट्रलाइजेशन होगा। बट लोअर लेवल का काम है रूटीन डिसीजन लेना, वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पैरेलल चलेगी, अलाइंड होगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करती है। प्रिंसिपल 9 क्या है? स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स एक चेन बनती है, और स्केलर चेन मीन्स स्केल से अगर आप एक लाइन खींचते हो तो वो सीधी लाइन होती है। तो स्केलर चेन मीन्स सीधी लाइन, हायरार्की, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। मतलब पता होना चाहिए कि कौन सबसे ऊपर है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। तो एक क्लियर लाइन पता होना चाहिए कि कितनी पावर है। बॉटम, टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन होना चाहिए। ए बी से करेगा, बी सी से करेगा, क्योंकि स्केलर चेन है। अथॉरिटी हमें पता है, ए सबसे बड़ा ऑफिसर है, वो ऑर्डर देगा, बी को देगा, बी सी को देगा, तो इसलिए टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन चलेगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैनेजर है, मैनेज सुपरवाइजर को बोलेगा कुछ भी काम करने को, और सुपरवाइजर वर्कर को बोलेगा, तो ये स्केलर चेन है। देन आता है प्रिंसिपल 10, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? एक निश्चित ऑर्डर में रखना, रैंक में रखना, पोजीशन में रखना। मतलब ये ऑर्डर कमांड देने वाला ऑर्डर नहीं है, मतलब चीजों को एक ऑर्डर में रखना। तो राइट प्लेस, पर्सन एट राइट प्लेस। एक पर्सन को जब चूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसको जॉब देते हैं, तो उसको जो काम में वो एक्सपर्ट है, जिसकी वो स्टडी करके आया है, जिसकी उसके पास स्किल है, उसको उसी काम पर लगाना चाहिए। तो राइट पर्सन एट राइट प्लेस। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक फाइल को प्रॉपर सेक्शन में रखा जाता है, आप ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फाइल को एचआर डिपार्टमेंट में रख दो,
एचआर की फाइल को प्रोडक्शन के यूनिट में रख दो तो नहीं, तो ये ऑर्डर सही नहीं हुआ, फाइल ढूंढने में महीनों लग जाएंगे। तो क्या है, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन प्रॉपर ऑर्डर। देन आता है प्रिंसिपल 11, इक्विटी, फेयरनेस और जस्टिस होना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव, कोई पार्शियलिटी, कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करो। मतलब किसी को आप फेवर कर रहे हो, किसी से आप बिल्कुल नफरत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन प्रिंसिपल 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपके जॉब पीरियड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे जॉब आप, एक आईएएस ऑफिसर 21 ईयर्स में आईएएस ऑफिसर बन गया, तो 60-65 जो भी उसका जॉब टेन्योर है, वहां तक उसकी जॉब सुरक्षित होनी चाहिए ताकि वो काम कर सके ठीक से। तो जॉब सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉइज, अगर टेन्योर फिक्स होता है, स्टेबल होता है, तो एम्प्लॉइज के लिए जॉब की सिक्योरिटी रहती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये ट्रेंड है कि वो हर साल 2 साल में एम्प्लॉइज को निकाल देती है, नए हायर कर लेते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है टेन्योर की, वहां पर एम्प्लॉय काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सेट होने में ही 6 महीने लगाएगा, और उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि भैया पता नहीं कब निकाल दे, मैं क्यों काम करूं। तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, इससे क्या है, टर्नओवर भी रिड्यूस होता है, लोग छोड़कर नहीं जाते हैं। जैसे अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई फैमिली वाले लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आपने उसकी हर 6 महीने में, साल में ट्रांसफर कर दी, फैमिली को लेकर घूमते घूमते थक जाता है। तो इसीलिए जॉब सेटिस्फाइड तभी होंगे जब स्टेबिलिटी होगी टेन्योर की। देन प्रिंसिपल आता है 13, इनिशिएटिव, एनकरेज न्यू आइडिया, इनिशिएट करना, आगे से पहल करना, इम्प्रूव क्रिएट, इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। अगर आप कोई चीज को पहल करके करते हो, आप पर ट्रस्ट बन जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होगी, नए आइडियाज भी आएंगे। तो जैसे एम्प्लॉयज गिविंग सजेशंस, अगर एम्प्लॉयज सजेशन देते हैं तो मैनेजमेंट को लगता है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो वो भी उसके बारे में सोचते हैं, और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और आपका रिज्यूमे भी स्ट्रोंग होगा। देन आता है प्रिंसिपल 14, स्पिरिट द कॉप्स, स्पिरिट द कॉप्स में स्पिरिट मीन्स कोऑर्डिनेशन की स्पिरिट होनी चाहिए, मीन्स टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। जैसे आई फील नहीं, वी फीलिंग, हम सोचते हैं, हम वर्ड को लेकर चले, जैसे वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जरूरी होता है कि टीम की तरह काम करे। अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, सब अपने अपने मन से काम कर रहे हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को बताते नहीं है, या अगर मैं क्रिकेट गेम की बात करूं, तो स्पिरिट द कॉप्स आपको स्पोर्ट्स में बहुत, स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत दिखाई देगी। अगर क्रिकेट में एक पर्सन बॉलिंग कर रहा है, बट फील्डर्स नहीं, ये बॉलिंग कर रहा है जी, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं इसकी बॉल नहीं पकड़ूंगा, कहीं भी जाए, कैच आए, 4 जाए, 6 जाए, तो क्या ऐसे क्रिकेट मैच जीत सकते हैं? वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगी, मिलकर काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी स्ट्रोंग नहीं होती है, बढ़ती नहीं है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्यूल के, हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है। तो प्लीज इनको अच्छे से देख लेना, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और वीडियोस मिल सके, और आप अपनी पसंद भी बताइएगा कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। थैंक यू।